and we are starting to the second part of the constitutional bodies. पहले पार्ट में हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में डिटेल में पढ़ा और उसके बारे में इलेक्शंस के बारे में भी उसके साथ में ही पढ़ा, कंप्लीट किया. एंड नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट इज यूपीएससी. प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए कि वेदर माय ऑडियो इज क्लियर और नॉट. प्लीज एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए माय ऑडियो इज क्लियर और नॉट. ओके, so we start with the UPSC. UPSC हम लोग जानते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. इट्स द वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम. इट सेज दैट कि ये मेरिट सिस्टम को प्रमोट करता है. ठीक है, तो दिस बॉडी वाज मेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 14 में दिया. पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस के बारे में डिटेल में दिया गया था. पार्ट 14 में ये यूपीएससी के बारे में दिया गया है. ठीक है, आर्टिकल 315 टू 323, 315 से 323 के बीच में आपको यूपीएससी के बारे में डिटेल्स में प्रोवाइड किया गया. ठीक है, हाँ जी. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ऑनवर्ड एंड सो आर्टिकल 315 टू 323 आपको यूपीएससी के बारे में दिया गया है. इसमें बताया गया कि यूपीएससी आपका कैसा रहेगा, उसके क्या क्या प्रोविजंस रहेंगे. ठीक है, इट इज अ वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम. पहले सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बनाई गई थी आपकी यूपीएससी, बट इसका वर्कलोड काफी ज्यादा हो गया था. इसके लिए बाद में एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन जो है, स्टाफ सर्विस कमीशन एसएससी जो बाद में बनाया गया था, इसके वर्कलोड को कम करने के लिए उसको स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब एक पार्लियामेंट ने लॉ बना के बनाया था, एसएससी एक्ट के थ्रू बनाया था. ठीक है, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, बट यूपीएससी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ठीक है, तो इट्स अ वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम. ये प्रमोट करता है, रिक्रूट करता है लोगों को और मेरिट सिस्टम को प्रमोट करता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक चेयरमैन होता है और अदर मेंबर्स एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट. मतलब प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कितने मेंबर्स होंगे. ठीक है, एक चेयरमैन रहेगा, इसके अलावा कितने अदर मेंबर रहेंगे वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट कितने चाहते हैं. ठीक है, तो जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में है, स्ट्रेंथ इज नॉट स्पेसिफाइड और ना ही कोई क्वालिफिकेशन दी गई. सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन दी गई है कि जितने भी मेंबर्स रहेंगे उसके हाफ मेंबर्स, मतलब आधे मेंबर्स आपके ऐसे होने चाहिए जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में कम से कम 10 साल सर्व किया. ठीक है, तो ये लोग ही ऐसे होते हैं जो आपके जो लोग आपको उसमें अपॉइंट किए जा सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, चेयरमैन बन सकते हैं. वही लोग जो आधे मेंबर्स के बारे में डिटेल में दी गई कि कम से कम आधे लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कम से कम 10 साल सर्व किया हो या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट में 10 साल सर्व किया हो. ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड नहीं की गई है, ना ही कोई क्वालिफिकेशन प्रोवाइड की गई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना बताया गया है कि एक चेयरमैन रहेगा और कुछ अदर मेंबर रहेंगे. वो कितने मेंबर रहेंगे वो डिसीजन प्रेसिडेंट के ऊपर होगा और इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा. ठीक है, और ये कितने साल के लिए, कितना ऑफिस कब तक के लिए रहेंगे, 6 साल के लिए या फिर अप टू एज ऑफ 65 ईयर, व्हिचएवर इज अर्लियर. मतलब जो भी पहले हो जाएगा, चाहे 6 साल कंप्लीट हो जाए या फिर 65 ईयर्स की एज कंप्लीट हो जाए, उसके तब तक वो ऑफिस होल्ड करेंगे. ठीक है, दे कैन रिजाइन वो रिजाइन भी कर सकते हैं डायरेक्टली. प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर रिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है. वो रिजाइन कैसे कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर रिजाइन कर सकते हैं. इसके अलावा प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकती है. ठीक है, याद रखना, रेजिग्नेशन विलफुल होता है कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ तो मेरी इच्छा है. रिमूवल होता है जब प्रेसिडेंट जो अथॉरिटी होती है वो आपके किसी रीजन की वजह से आपको रिमूव करती है, तो उसको बोलते हैं रिमूवल. तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है. ठीक है, तो प्रेसिडेंट रिमूव करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि पहला तो वो इंसॉल्वेंसी अगर हो गया हो, मतलब बैंकरप्ट हो गया हो, उसने किसी लोन दिया हो, लोन ना चुका पाया हो, तो उसको बोलेंगे कि उन्होंने उसको प्रेसिडेंट निकाल सकता है. उस टाइम पे, उसके कंडीशन के टाइम पे उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है. अगर उसने अपने आउटसाइड ऑफिस ड्यूटी, जो ड्यूटी है उसकी, जो ऑफिस में ड्यूटी है उसके आउटसाइड कोई एम्प्लॉयमेंट ले रखा है, अगर प्रेसिडेंट को पता चलता है ऐसे केस है करके, तब भी प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है. ठीक है, तीसरा, अगर उसको रीजन लगता है कि वो अपने माइंड से, बॉडी से इनफर्मिटी, मतलब बेकार हो चुका है, जिसकी वजह से वो ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, तब भी उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है. ठीक है, ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन प्रेसिडेंट पे. इसके अलावा अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उसका मिसबिहेवियर भी है, किसी तरीके से मिसबिहेवियर है, तब भी वो रिमूव कर सकता है. बट इसके लिए वो क्या करना होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट को ये चीज रेफर करनी पड़ेगी कि हमको लगता है कि वो मिसबिहेव कर रहा है,
तब वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगा, चेक करने के बाद में अपनी एडवाइस प्रेसिडेंट को देगा कि उसको रिमूव करना है कि नहीं करना है करके। अगर वो एडवाइस करता है कि रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट को रिमूव करना ही पड़ेगा। ये चीज याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट की जो इस केस में एडवाइस देता है दैट इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उसको मना नहीं कर सकता या उसको कैंसिल नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसको रिमूव करना है तो प्रेसिडेंट को रिमूव करना ही पड़ेगा। यहाँ मिसबिहेवियर का मतलब ये होता है, मिसबिहेवियर का जो यहाँ पे मतलब है वो ये है कि वो किसी ऐसी जगह पे अपॉइंट, किसी अपने जो जो अपना जो किसी कोई एग्रीमेंट है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है जो गवर्नमेंट के साथ में हो रहा है करके, उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है या उसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, इन दैट केस इट विल काउंटेड एज अ मिसबिहेवियर। और सुप्रीम कोर्ट उसको चेक करेगी, चेक करने के बाद में अपनी एडवाइस देगी प्रेसिडेंट को। अगर उनको लगता है कि रिमूव करना चाहिए, अगर उन्होंने मिसबिहेवियर पाया गया है तो फिर प्रेसिडेंट को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये सारे के सारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए आर्टिकल 315 टू 323। ठीक है, इसके अलावा इसकी इंडिपेंडेंस के लिए यूपीएससी में, इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी के लिए क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। तो पहला तो है कि इनका टर्म ऑफ सर्विस कंडीशन चेंज नहीं की जा सकती है। टर्म ऑफ सर्विस जो है, टर्म ऑफ सर्विस मतलब कितने साल तक करना है करके, वो चेंज नहीं किया जाता है। उनको रिमूव करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन दिए उसी प्रोविजन के बाद बेसिस पे ही रिमूव कर सकते हैं। प्रोविजन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए कि प्रेसिडेंट अगर इंसॉल्वेंसी हो गया है या फिर इन्फर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी है या फिर किसी अपने आउटसाइड किसी ऑफिस में, आउटसाइड किसी अपने ऑफिस के आउटसाइड किसी में एम्प्लॉयमेंट लिया है, तब प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है या फिर मिस बिहेवियर के बेसिस पे भी रिमूव कर सकता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस है। तो इन्हीं बेसिस पे रिमूव किया जा सकता है, अदरवाइज उसको रिमूव करना डिफिकल्ट है, नहीं रिमूव किया जा सकता है। ये इसके एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड कराता है कि ठीक है, एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से वो जबरदस्ती एग्जीक्यूटिव के मतलब प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव के अंडर में नहीं आएंगे कि हमको उनकी बात माननी है। ठीक है, दूसरा क्या, सर्विस कंडीशन कैन नॉट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज। मतलब जो सर्विस कंडीशन एक बार उसको फिक्स कर दी गई है, उसको एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद में चेंज नहीं की जा सकती है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि वो उनकी बात नहीं मान रहा है, मतलब एग्जीक्यूटिव की बात नहीं मान रहा है यूपीएससी का चेयरमैन या मेंबर, तो उसकी फिर सर्विस कंडीशन चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसको ऑटोनॉमी दी गई है, इंडिपेंडेंस दी गई है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके, उसमें इंटरफेरेंस ना हो इसका एग्जीक्यूटिव का या फिर उसको पार्लियामेंट का। इसके लिए उसकी सर्विस कंडीशन को चेंज नहीं किया जा सकता। ये आपका इलेक्शन कमीशन में भी था, इलेक्शन कमीशन में भी सेम था कि उसकी सर्विस कंडीशन चेंज नहीं की जा सकती। ठीक है, और इसके जितने भी एक्सपेंडिचर होता है, जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, उसकी खर्चा होती है, जो सैलरीज होती है, अलाउंसेज होती है, जो उनका सेक्रेटरीट का खर्चा होता है, वो सारा का सारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो सीएफआई होता है अपना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है। मतलब पार्लियामेंट में उस पर कोई डिस्कशन या वोटिंग नहीं होती है। डिस्कशन तो हो सकता है बट वोटिंग नहीं होती है। ठीक है, उसके वोटिंग नहीं होती है, मतलब पार्लियामेंट के पावर में नहीं है उसको एक्सपेंडिचर को कम करना या रिड्यूस करना, ऐसा कुछ भी उसके अंडर में नहीं। तो ये एक और एक ऑटोनॉमी दी जाती है कि फाइनेंशियली भी उसको वीक नहीं किया जा सकता है, यूपीएससी को बॉडीज को वीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, आई थिंक सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज प्रेसिडेंट कैन आल्सो रिमूव, द लास्ट वन इज सॉरी आई थिंक दिस, हाँ ठीक है, the chairman is further eligible for a reappointment or not eligible, sorry is not, chairman is further not eligible है, sorry यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये नॉट एलिजिबल है। मतलब एक बार जो यूपीएससी का चेयरमैन बन गया है उसको फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर वापस एम्प्लॉयमेंट या चेयरमैन नहीं मिलेगा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो नॉन एलिजिबल होता है। एक बार वो चेयरमैन बन गया तो दोबारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी अपॉइंटमेंट या एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता। ठीक है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो भी रीअपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं, बट सिर्फ एक जगह पे एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, या तो वो यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं या फिर स्टेट पीसीएस के चेयरमैन बन सकते हैं। ठीक है, ये एक उनके पास में होता है कि एक यही एक एम्प्लॉयमेंट उनके पास में अवेलेबल होता है जो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं, कोई दूसरा नहीं ले सकते। इंसॉल्वेंसी क्या होता है, जो बैंकरप्ट होते हैं, लोन लिया है, लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं किसी को, उसका सारा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, हमने ऑलरेडी इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है। तो अगर रिपे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ लोन लिया हुआ है, तो क्या हो सकता है कि किसी के फाइनेंशियली उसमें आ सकता है, किसी के फाइनेंशियली कंट्रोल में आ सकता है। ठीक है, किसी से लोन लिया, लोन रिपे नहीं कर पा रहे तो उसकी बात मानने लगे, उसके
उसको फेवर करने लगे। तो ऐसा ना हो इसके लिए ये प्रोविजन दिया गया कि अगर कोई इंसॉल्वेंसी हो जाता है तो उसको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकती है, ठीक है, ताकि फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट की वजह से वो यूपीएससी की जो इंडिपेंडेंस है उसको, ऑटोनोमी को रिड्यूस ना करे, उसको मलाइन ना करे, ठीक है। चार्ज एक्सपेंडिचर वो होता है कि जो आपके सीएफआई होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो होता है, जो खर्चा गवर्नमेंट करने वाली है वो। आप लोगों को आवाज मेरी प्रॉपर नहीं आ रही है या आपको समझ नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? ये फंड के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अभी एक समझ लो कि गवर्नमेंट के 3 फंड होते हैं, दैट्स अ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेकंड इज कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एंड द थर्ड इज पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसमें गवर्नमेंट जो भी खर्चा करना होती है उसके पार्लियामेंट के लिए अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है। बट उसमें 2 टाइप का खर्चा होता है, एक होता है वोटेड, मतलब जो नॉर्मल खर्चा होता है, दूसरा होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, जो चार्ज जिसका मतलब वो फिक्स है, उसको वेरी नहीं कर सकते। पार्लियामेंट जो नॉर्मल खर्चा होता है, जो बजट हमारा पास होता है वो नॉर्मल खर्चा होता है, उसको बजट को पास करने के लिए पार्लियामेंट के लिए अप्रूवल चाहिए होता है। अप्रूवल के लिए क्या होता है वो, ठीक है। तो वो चार्ज जो होता है वो मतलब फिक्स होता है, जैसे हमारा जैसे पॉकेट मनी होती है, जैसे सिंपली समझ लो जो पॉकेट मनी है वो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ठीक है। जैसे हमारा पर्सनल पॉकेट मनी होता है वैसे गवर्नमेंट का पॉकेट मनी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी उससे क्या है, हर महीने का आपको रेंट देना है, दैट्स अ फिक्स है ना, आप उसको वेरी नहीं करा सकते ना। रेंट जो देना है वो तो देना ही है, दूध का जो महीने का खर्चा देना है देना ही देना है, ठीक है। आपका और जो आने जाने का, अगर आपका ट्रेवलिंग का है उसका भी कुछ खर्चा है तो वो भी आपको देना है, तो ये फिक्स है, ये फिक्स एक्सपेंडिचर है आपका जो हर महीने आपको करना ही करना है। वैसे ही जो चीज एनुअली होता है, गवर्नमेंट क्या होता है एनुअली अपना बजट निकालती है, तो एनुअल में जो उसका एक्सपेंडिचर फिक्स होता है उसको बोलते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर, उसको वेरी नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर यूपीएससी का जो खर्चा होता है वो चार्ज एक्सपेंडिचर के अंडर में आता है, कि उसको वेरी नहीं कर सकती, पार्लियामेंट उसको वेरी नहीं कर सकती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि यूपीएससी को फाइनेंशियली कंस्ट्रेन नहीं कर सकता है। अब इसका एक इस तरीके से समझते हैं, यूपीएससी रिक्रूट कर रही है आईएएस ऑफिसर को, ठीक है। आईएएस, और उसमें क्या है, एक मंत्री है जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने उनका बेटा भी इस बार अपियर हुआ है। अभी वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, अगर मान लो कि एक्सपेंडिचर को चेंज कर सकते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि मेरे बेटे को लो वरना मैं आपका एक्सपेंडिचर कम कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, नेपोटिज्म या फेवरिटिज्म हो जाता है उसमें, तो उसको ना हो ऐसा, इसके लिए ये ऐसा बनाया है कि जो एक्सपेंडिचर होगा चार्ज रहेगा, जो वेरी नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर से ये बेनिफिट होगी कि ऑटोनॉमी यूपीएससी की मेंटेन रहेगी, ठीक है। हाँ जी। एंड इंसॉल्वेंसी वाला आपको समझ में आ गया? चार्ज एक्सपेंडिचर आपको अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ, प्लीज उसमें कमेंट में बता दीजिए जैसा भी है अभी। और मिसबिहेवियर का ये है कि अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है जिसमें वो जो यूपीएससी का मेंबर या चेयरमैन है वो अननेसेसरी उसमें अपना कंसर्न दिखा रहा है या इंटरेस्ट दिखा रहा है या उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, उसमें जो प्रॉफिट जनरेट होगा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको फिर मिसबिहेवियर में काउंट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि वो मिसबिहेवियर है कि नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट चेक करने के बाद में प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि उसको निकालना है, उसको रिमूव करना है या नहीं रिमूव करना है, ठीक है। अगर उसके अगेंस्ट में अगर ये केस आता है कि वो उसने कोई मिसबिहेवियर किया है और सुप्रीम कोर्ट के पास में वो चीज गई है, रेफर किया गया प्रेसिडेंट ने, तो उस टाइम पे वो अपना ऑफिस नहीं, मतलब ऑफिस में कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ऑफिस तो आएगा बट कोई डिसीजन नहीं ले सकता उस टाइम के लिए, ठीक है। हाँ जी, कोई भी डिसीजन होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे इंडिपेंडेंस की जितनी भी कंडीशन है आपको समझ में आ गई होंगी कि एक तो रिमूव सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के बेसिस पे ही किया जा सकता है, सर्विस कंडीशन कैन नॉट बी वेरी टू हिज डिसएडवांटेज, एक्सपेंडिचर चार्ज रहेगा ताकि उसको फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट ना हो, और अजी अगर किसी को डाउट अभी भी रह गया हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और चेयरमैन फर्दर एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, रीअपॉइंटमेंट के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए, मतलब वापस चेयरमैन भी नहीं बन सकता है या फिर गवर्नमेंट इंडिया के अंदर में कोई दूसरी जॉब भी नहीं ले सकता, ठीक है। जो मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ चेयरमैन बन सकते हैं, चाहे यूपीएससी के हो या स्टेट पीसीएस के हो, इसके अलावा कोई भी दूसरा एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, ठीक है, ठीक है।
देन अभी अपने, हाँ अभी यहाँ पे बात करते हैं इसके फंक्शंस क्या होते हैं। यूपीएससी का पहला फंक्शन तो आप सभी को पता है, रिक्रूटमेंट करना। जो हाईएस्ट ग्रुप ए सर्विसेज, ग्रुप बी सर्विसेज की मैक्सिमम जो सर्विसेज होती हैं उसमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो होता है यूपीएससी कंडक्ट कराता है। वो आई थिंक आप सभी को पता है, एग्जाम कंडक्ट कराना, रिक्रूटमेंट करना, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं, जो भी आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ऑल इंडिया सर्विस के जो मेंबर्स होते हैं या सेंट्रल सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं, जो अपॉइंटेड होते हैं, अगर उसके अंदर में कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो उसमें भी यूपीएससी की एडवाइस ली जाती है, ठीक है। ट्रांसफर हुआ, उसके किसी को प्रमोशन करना है, ट्रांसफर करना है, किसी को रिमूव करना है, इन सभी चीजों में यूपीएससी की एडवाइस ली जाती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे मैटर्स होते हैं कि जैसे किसकी दो आईएएस ऑफिसर की शादी हो गई है तो उनको कहाँ पे कौन सा कैडर मिलना चाहिए, और शादी होने के बाद में आपका कैडर चेंज हो सकता है एक बार के लिए, तो उसके लिए भी यूपीएससी की वो एडवाइस ली जाती है, यूपीएससी को रेफर किया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट की सुटेबिलिटी चेक करने के लिए अपॉइंटमेंट, कहीं पे अपॉइंटमेंट करना है तो वो भी, उसके लिए भी यूपीएससी का कंसल्टेशन किया जाता है, ठीक है। बट एक चीज याद रखना, जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है कि रिजर्वेशन किसी के प्रमोशन में हो चाहे अपॉइंटमेंट में हो, वहां पे यूपीएससी का रिकमेंडेशन या फिर यूपीएससी का कंसल्टेशन नहीं लिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे रिजर्वेशन एससी एसटी कैंडिडेट का रिजर्वेशन की बात आती है वहां पे यूपीएससी का कंसल्टेशन नहीं लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर प्रेसिडेंट किसी भी मैटर के बारे में बोलता है कि आपको देखने का है, जैसे फाइनेंस अभी प्रेसिडेंट ने बोला था कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसको कैसे और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो वो सारे के सारी चीजें यूपीएससी देखता है, ठीक है। तो ये यूपीएससी का काम है ये सारी चीजें देखने का। और इसके अलावा क्या होता है कि वो एनुअली एक अपनी रिपोर्ट देता है, एनुअली रिपोर्ट देता है कि जो भी उसने एग्जाम कंडक्ट करा है वो एनुअली उसकी रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट में देता है और देखता है कि उसकी रिकमेंडेशन कितना कितना उन्होंने एक्सेप्ट किया है, और अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं रिकमेंडेशन को तो उसका रीजन भी देना होता है कि उन्होंने ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं की, उसके पीछे ये रीजन है, ये पार्लियामेंट में टोटली देना होता है। और जो भी उसकी रिकमेंडेशन होती है एडवाइजरी होती है, फिक्स नहीं होती है, मतलब ये नहीं कि प्रेसिडेंट या फिर एग्जीक्यूटिव को मानना ही मानना है जो उसने एडवाइस दिया है या रिकमेंडेशन दी है, ठीक है। वो रिकमेंडेशन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट करती है तो उसको अप्लाई करेगी, अदरवाइज नहीं अप्लाई करेगी, ठीक है। एंड और एक चीज है, यूपीएससी चाहे तो स्टेट का भी रिक्रूटमेंट कर सकती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, स्टेट पीसीएस कोई भी बोलता है कि हमें कराना है यूपीएससी के थ्रू कराना है तो यूपीएससी भी कंडक्ट करा सकती है उसका एग्जाम, स्टेट की जो सर्विसेज होती है उसके लिए भी एग्जाम करा सकती है, इवन दो स्टेट्स का ज्वाइंट भी करा सकती है यूपीएससी, ठीक है। तो उसके लिए ज्वाइंट सर्विस कमीशन भी बनाया जा सकता है या यूपीएससी भी कंडक्ट करा सकती है, ठीक है। ओके, वन थिंग इज इम्पोर्टेंट हेयर कि इसका जो यूपीएससी का रोल है वो काफी चेंज हो गया है जब से ये सिविल जो अपना सीवीसी आ गया है, सीवीसी आ गया है, जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सीवीसी, वो आने के बाद में जो यूपीएससी के रोल में काफी कम हो गया है, क्योंकि अभी सीवीसी भी करप्शन के चार्जेस जो होते हैं वो सब भी चेक करता है, तो उसका भी कंसल्टेशन लिया जाता है। तो यूपीएससी और सीबीसी दोनों का कंसल्टेशन लिया जाता है जब भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने होते हैं किसी भी मेंबर जो आपका सेंट्रल सर्विसेज या ऑल इंडिया सर्विस में है, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा रोल अभी कम हुआ है, बट ओवरऑल यूपीएससी इज अ वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम, सारी मेरिट सिस्टम को प्रमोट करता है, चेक करता है, और टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस होते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो सारे के सारे रिकमेंड करता है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूपीएससी, और डिटेल में जानने के लिए आप लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 43 पढ़ सकते हैं, उसमें आपको सारे डिटेल्स में मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इज फाइनेंस कमीशन। इसका जो आर्टिकल नंबर है ये जरूर याद रखना है, आर्टिकल 280 बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आपके स्टेट पीसीएस में या फिर यूपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 280 के अंडर में फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोला गया है, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। क्वाजी जुडिशियल बॉडी, इसमें जो कुछ मतलब उनका जजमेंट करने का कुछ पावर होती है, बट वो पूरी जजमेंट करने की नहीं होती, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम इन्वॉल्व होता है, तो उसको क्वाजी जुडिशियल बोलते हैं। क्वाजी जुडिशियल मतलब आधी जुडिशियल, ठीक है, तो उसे क्वाजी जुडिशियल बॉडीज बोलते हैं, ठीक है। ये प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करता है फॉर एवरी 5 ईयर्स, या जब भी उसको लगता है कि जरूरत है अभी तो उसके लिए बना सकता है, ठीक है। तो एवरी 5 ईयर्स और जब उसको जरूरत लगती है तब के लिए फाइनेंस कमीशन बना सकता है, ठीक है। आर्टिकल 280, और कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है। और इसमें एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और ये कब तक के लिए ऑफिस में रहते हैं? जब तक प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है, प्रेसिडेंट जब तक चाहता है तब तक ही वो लोग ऑफिस में रहते हैं, ठीक है। एंड ये रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, रीअपॉइंटमेंट का वापस हो सकता है, वापस आप फाइनेंस कमीशन होते हैं।
अभी रिसेंटली क्या है, चलो ठीक है, अच्छा फाइनेंस कमीशन से पहले एक चीज और कर लेते हैं, स्टेट पीसेस की भी बात कर लेते हैं। यूपीएससी के साथ में स्टेट पीसेस की भी बात कर देते हैं। जो हमारा यूपीएससी है, जैसे यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे आपका मेरिट सिस्टम देखता है, वैसे स्टेट पीसेस भी होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। जैसे आपका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब पीसीएस, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में जो रिक्रूटमेंट होते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी सर्विसेज के जो रिक्रूटमेंट होते हैं, वो स्टेट पीसेस करता है। इसके लिए भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया है, वही पार्ट 14 में आर्टिकल 315 से 323 के बीच में। सेम चीज इसमें भी है, इसको साथ में समझेंगे तो समझ में, सेम चीज इसमें भी है। इसमें एक चेयरमैन होगा और अदर मेंबर्स होंगे, बट यहाँ पे अपॉइंट कौन करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा, क्योंकि ये स्टेट के पीसेस की बात है, स्टेट में रिक्रूटमेंट की बात है, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज होगी, चेयरमैन होंगे, अदर मेंबर्स एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर, ठीक है। पर इसमें भी कंडीशन सेम चीज है, स्ट्रेंथ स्पेसिफाई नहीं की गई है और क्वालिफिकेशन भी प्रोवाइड नहीं की, सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन बोला गया है कि हाफ ऑफ मेंबर्स, जितने भी मेंबर रहेंगे उसमें हाफ ऑफ मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम किया हो, ठीक है। दीज आर द प्रोविजंस जो स्टेट प्रोविजन के लिए। सेम चीज है जो अपने यूपीएससी में है, सेम चीज आपके स्टेट पीसीएस के लिए भी बोला गया है, बट यहाँ पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना, अपॉइंटमेंट यहाँ पे गवर्नर करेगा, ठीक है। रिमूवल के लिए सेम प्रोसीजर है, ठीक है। रिमूवल का भी सेम प्रोसीजर। अच्छा चलो ये बात करते हैं, होल्ड फॉर जो स्टेट पीसीएस के लिए होते हैं वो 6 साल के लिए काम करते हैं, 6 साल के लिए ऑफिस में होते हैं, या फिर अप टू 62 ईयर्स। ये 65 ईयर्स आपकी यूपीएससी के लिए है, स्टेट के पीसीएस के लिए 62 ईयर्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 62 ईयर्स, 62 ईयर्स जो होते हैं आपके स्टेट पीसीएस के लिए, 62 ईयर्स आपके स्टेट पीसीएस के लिए, ठीक है। इसको एसपीएससी डालता हूँ, स्टेट पीसीएस पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। 62 ईयर्स आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है और 6 साल है जो भी पहले होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो स्टेट पीसीएस सर्विस के चेयरमैन है या मेंबर है, वो यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है। उनके पास में 3 साल का बफर होता है, वो सिर्फ वही बन सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बन सकते, ये चीज याद रखना, ठीक है। वो जो स्टेट पीसीएस के मेंबर्स हैं या चेयरमैन है, वो यूपीएससी के मेंबर या चेयरमैन बन सकते हैं, ठीक है। बस इसके अलावा और कोई इंप्लॉयमेंट वो नहीं ले सकते, ठीक है। ये चीज है। उसके रिमूवल का सेम प्रोसीजर है, बट यहाँ पे याद रखना, उनको अपॉइंट तो गवर्नर करता है, स्टेट पीसीएस में अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करता है, बट रिजाइन वो प्रेसिडेंट को करते हैं, या फिर उनको जो रिमूव करता है वो भी प्रेसिडेंट करता है। सेम केसेस होते हैं, इंसॉल्वेंसी, पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड ऑफिस, अनफिट फॉर होल्ड द ऑफिस और इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, ठीक है। सेम चीज, तीनों चीजें हैं, और इवन प्रेसिडेंट कैन आल्सो रिमूव फॉर मिसबिहेवियर, ये सारे प्रोविजन सेम है। बट ये एक चीज याद रखना है इसमें, जो मैंने बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कि अपॉइंट इनको गवर्नर करता है, बट रिमूव कौन करता है, रिमूव प्रेसिडेंट करता है इनको। रिमूवल का जो है वो प्रेसिडेंट के पास में पावर है, अपॉइंटमेंट का पावर आपको किसके दिया है, गवर्नर का दिया है, स्टेट पीसीएस का। और इनकी एज क्या होती है, 62 ईयर्स की होती है, ठीक है, 6 ईयर्स और 62 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा सारा सेम क्राइटेरिया, सेम सब कुछ है, कुछ चेंजेस नहीं है। इस पे भी ये सारे प्रोविजन सेम है, सारे प्रोविजन सेम है। इसमें सिर्फ यही है कि जो स्टेट पीसीएस सर्विस का जो चेयरमैन हो या मेंबर है, वो सिर्फ पब्लिक सर्विस जो यूपीएससी है, यूपीएससी का चेयरमैन या मेंबर बन सकता है, इसके अलावा और कोई भी इंप्लॉयमेंट नहीं ले सकता, ठीक है। और सारे प्रोविजन सेम है, ठीक है। इसका फंक्शन भी सेम है, डिसिप्लिनरी एक्शन चेक करना, रिक्रूटमेंट करना, मेरिट सिस्टम को प्रमोट करना, ये सारे के सारे सेम, ठीक है। ठीक है, तो अभी ये फाइनेंस कमीशन पे वापस आता है, और इसमें ज्यादा डिटेल में, इसमें सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो यही था कि गवर्नर अपॉइंट करता है, बट रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट रिमूव करता है, ठीक है। हाँ जी, तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर की बात करते हैं। फाइनेंस, हाँ जी, आपको आवाज आ रही है प्रॉपर, सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, और फाइनेंस कमीशन में आर्टिकल 280 में दिया गया है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, जैसे मैंने बताया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जब जितने लोग 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकता है, या अपने जितने भी लोग जितने टाइम के लिए चाहे उतने टाइम के लिए अपॉइंट कर सकता है। इसमें एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर्स होते हैं, और वो ऑफिस तब तक में ऑफिस में रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है,
और अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। याद रखना, इलेक्शन कमीशन भी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और दूसरी जॉब ले सकता था, पर रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं था। ठीक है। और जो आपका यूपीएससी था, यूपीएससी के चेयरमैन है, रीअपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं था, बट जो मेंबर्स थे वो सिर्फ यूपीएससी के चेयरमैन बन सकते थे। ठीक है। जो स्टेट पीसीएस थे वो भी रीअपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ यूपीएससी के चेयरमैन या फिर मेंबर बन सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई भी वो एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। बट फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स रहेंगे वो रीअपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है। और जो पार्लियामेंट है वो डिटरमाइन करता है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे और उनका अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा। तो इसके लिए जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने एक्ट के थ्रू उन्होंने डिसाइड किया है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी करके। तो उन्होंने बोला कि जो चेयरमैन होना चाहिए उसको पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो हमारा चेयरमैन रहेगा ही शुड हैव एन एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। ठीक है। जो अदर 4 मेंबर रहेंगे उनके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है। पहला मेंबर के लिए उन्होंने बोला है कि वो जज ऑफ उसकी जो ही शुड बी एबल टू अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट जज की जो अपॉइंटमेंट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। जो हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको सारे डिटेल में बताऊंगा कि जज की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो वो अगर हाई कोर्ट जज का बनने की जो रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल कर रहा है तो वो फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनने के भी एलिजिबल होगा। ठीक है। मैंने बोला क्वाजी जुडिशियल बॉडी, तो इसमें जज का भी रोल रहेगा। तो एक मेंबर ऐसा होता है जो हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होता है, वो आपको फाइनेंस कमीशन का मेंबर भी बन सकता है। ठीक है। सेकंड जो मेंबर होता है, he should have a specialized knowledge of finance and account of government। ठीक है। जो अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट है और जो फाइनेंस है गवर्नमेंट का उसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए उसको। ठीक है। ये सेकंड मेंबर की रिक्वायरमेंट है। थर्ड मेंबर की रिक्वायरमेंट क्या, एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी फाइनेंशियल मैटर है। हाँ जी, जरूर रहेंगे। प्रेसिडेंट के रिमूव होने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। इनका जो इसको प्रोसेस दिया हुआ है कि जो इनका प्रोसेस दिया हुआ है कि इसकी जो सर्विस टेन्योर ऑफ सर्विस और जो सर्विस कंडीशन है वो एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो चेंज नहीं किया जा सकता है। चाहे प्रेसिडेंट चेंज हो, चाहे गवर्नमेंट चेंज हो, चाहे जो भी चेंज हो, उसके बाद में चेंज नहीं होता है। यही होता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है। एक बार जो फिक्स है वो फिक्स है। ठीक है। चाहे गवर्नमेंट चेंज हो, चाहे जो भी हो, वो चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो जो थर्ड मेंबर है उसका रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एडमिनिस्ट्रेटर। इस पे बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहां से लोग अपने आते हैं, जो आईएएस ऑफिसर होते हैं या आईपीएस ऑफिसर होते हैं या रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, वहां से लिए जाते हैं। ठीक है। और जो फोर्थ मेंबर है स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। यूजुअली जो प्रोफेसर होते हैं, जो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं इकोनॉमिक्स के, यूजुअली वहां से इनको लिया जाता है। बट जरूरी नहीं, इट्स नॉट मतलब फिक्स नहीं है कि वहीं से लेना है। कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होना चाहिए। ठीक है। तो वहां से ये होता है। तो ये 4 जो मेंबर्स हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है बताई गई यहाँ पे। पहला तो जज होना चाहिए। जज ऑफ हाईकोर्ट की जो एलिजिबिलिटी है वो उसको फुलफिल करता होना चाहिए। जो सेकंड मेंबर है उसको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। और जो थर्ड वो है उसको फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और चौथा जो है उसको स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स होना चाहिए। और जो चेयरमैन है उसको पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। दीज आर रिक्वायरमेंट। एंड व्हाट आर द फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट। उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो टैक्सेस कलेक्टर होते हैं उनको शेयर, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना टैक्सेस का। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ठीक है। जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे होगा, कितना होगा, कितने स्टेट को जाएगा, कितना सेंटर को जाएगा, इसका जो काम होता है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। उसके लिए कुछ फिक्स क्राइटेरिया डिसाइड करता है। अभी हमारा जो है ना 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, उसका चेयरमैन कौन है आप लोग फाइंड आउट करके मुझे बताइएगा। उसका चेयरमैन कौन है अभी 15 फाइनेंस कमीशन का? एनके सिंह। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। एनके सिंह जी हैं। और अभी एक कंट्रोवर्सी भी हुई है, काफी कंट्रोवर्सी हुई 15 फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग गूगल करके वो सर्च करके आप लोग फाइंड आउट करें कि क्या इश्यूज हुए थे करके। जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया था कि टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो क्राइटेरिया रहेगा उसको लेकर स्टेट और सेंटर के बीच में काफी इश्यूज आए थे करके। तो मैं चाहता हूँ कि वो आप लोग पढ़ें एक बार क्या इश्यूज थे करके।
अगर नहीं समझ में आता है तो आप ग्रुप पे डालिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके अलावा जो अभी बजट पेश हुआ था उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट इसकी जो फाइनेंस कमीशन की थी वो रिपोर्ट उन्होंने दी थी, और दैट वाज अ इंटरमीडिएट रिपोर्ट, मतलब इंटरमीडिएट रिपोर्ट थी उन्होंने दी थी, और उसको पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। तो उसके बारे में क्या है वो भी आप गूगल करके सर्च कर लीजिएगा, उसका डिटेल आपको मिल जाएगा करके। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो फेडरल सिस्टम है अगर उसमें फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा देन फेडरल सिस्टम आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो फाइनेंशियल फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है उसका, ठीक है। सेकेंड क्या है, प्रिंसिपल्स फॉर ग्रांट इन एड टू स्टेट्स। क्या होता है, सेंटर एक तो जो टैक्स कलेक्ट करता है उसका कुछ हिस्सा स्टेट को देता है, इसके अलावा कुछ ग्रांट भी देता है, मतलब जो पैसा देता है स्टेट गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए, मतलब डेवलपमेंट वर्क के लिए, किसी वर्क के लिए खर्चा करने के लिए जो देता है उसे ग्रांट इन एड बोलते हैं। तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको वो भी डिसाइड करता है, वो भी बताता है आपका फाइनेंस कमीशन, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि जो अपने स्टेट गवर्नमेंट के जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जो स्टेट गवर्नमेंट का फंड है, उसको उसमें से कितना लोकल गवर्नमेंट को जाना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, उसके लिए भी कुछ बेसिक क्राइटेरिया बताता है करके, ठीक है। वो क्या होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट का फाइनेंस कमीशन भी होता है, ये सेंट्रल फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। वैसे ही जो अपना 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए थे उसमें जो अपने लोकल गवर्नमेंट के बारे में प्रोविजन बनाए गए थे पंचायत सिस्टम म्यूनिसिपालिटीज में, उसमें जैसे ही फाइनेंस कमीशन सेंट्रल लेवल पे काम करता है वैसे स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था, एक होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराता है। वैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराता है। वैसे ही फाइनेंस कमीशन भी होता है, एक स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है जो लोकल गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, जो आपके स्टेट में और लोकल गवर्नमेंट के बीच में जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो डिसाइड करता है। जो सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, स्टेट सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और इसके अलावा चौथा क्या काम होता है कि कोई भी काम ऐसा जो प्रेसिडेंट उसको बताता है कि आपको ये काम करना है करके, वो उसको करना पड़ता है, ठीक है। जो अपनी रिपोर्ट होता है वो प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट इसको पार्लियामेंट में लेट करता है, पार्लियामेंट में उसका डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन के बाद में अगर अप्रूवल हो जाता है तो गवर्नमेंट फिर उसकी रिकमेंडेशन जो होता है उसको अप्रूव करता है, वो ग्रांट में देने में उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, ठीक है। ये सब चीजें उसको होता है, ठीक है। और ये चीज याद रखना, एडवाइजरी रोल होता है, फाइनेंस कमीशन का एडवाइजरी रोल होता है। ऐसा नहीं है कि उसकी रिकमेंडेशन जो उसने दी है उसको एक्सेप्ट करना कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी रिकमेंडेशन को कंपलसरी उसको एक्सेप्ट करना ही करना है, एडवाइजरी होती है, गवर्नमेंट उसको चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है, चाहे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। और दैट्स इट फॉर फाइनेंस कमीशन, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट। फाइनेंस कमीशन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। जीएसटी काउंसिल, ये एक नया आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है जो अभी जीएसटी लागू किया 2016 में लागू किया था। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो जीएसटी को लागू करने के लिए लाया गया था। क्यों जीएसटी के लिए अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, कोई बता पाएगा मुझे, जीएसटी के लिए अमेंडमेंट की जरूरत क्या पड़ी? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि जीएसटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी जीएसटी को, जीएसटी में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। अगर किसी को पता है तो बताइए, वरना मैं जीएसटी काउंसिल खत्म होने के बाद में फिर आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल के लिए 101 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें एक आर्टिकल 279A इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके अंडर में जीएसटी काउंसिल को बनाने की बात की गई है। प्रेसिडेंट को यह बताया गया है, प्रेसिडेंट को यह पावर दी गई है कि वो जीएसटी काउंसिल को कंस्टिट्यूट कर सके, ठीक है। उसका जो सेक्रेटरीट होता है, जो यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है, वही आपको सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल भी वर्क करता है, ठीक है। ये अभी जीएसटी काउंसिल जो बनाई जा चुकी है, प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डर के थ्रू 2016 में ऑर्डर दिया था, उसके थ्रू ये जीएसटी काउंसिल बनाई जा चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, आर्टिकल 279A के अंडर में, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन जो होता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो चेयरमैन होता है, ये याद रखना, फाइनेंस मिनिस्टर जो अपने होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा और क्या मेंबर्स होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ फाइनेंस होता है, मतलब जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंचार्ज,
मिनिस्ट्री ऑफ, जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसमें 3 टाइप के होते हैं मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है। इसके अलावा होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंचार्ज, जो फाइनेंस का जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट का होता है, जो अलग से होता है, जो किसी एक डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंटली चेक कर रहे होते हैं, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के, सॉरी, जो किसी मिनिस्टर के साथ में कैबिनेट मिनिस्टर या इंडिपेंडेंट मिनिस्टर के साथ में काम कर रहे होते हैं उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं फाइनेंस के जो चार्ज ले रहे होते हैं उनको भी इसमें डाला गया है। दोनों मेंबर रहेंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी रहेंगे और जो फाइनेंस के मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहेंगे वो भी रहेंगे। इसके अलावा जितने भी स्टेट्स रहेंगे उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर कोई दूसरा मिनिस्टर जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है वो भी इसका मेंबर रहेगा। जीएसटी काउंसिल इज बेसिकली फेडरल बॉडी, फेडरल बॉडी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहती है, स्टेट गवर्नमेंट भी रहती है। तो उसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर भी रहेंगे, तो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये टैक्सेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल आपका टैक्स, जीएसटी आपके टैक्स है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो टैक्सेस से रिलेटेड है, तो उसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन रहेंगे। इसके अलावा स्टेट के भी फाइनेंस मिनिस्टर जो रहेंगे या फिर कोई दूसरा मिनिस्टर जो नॉमिनेट किया गया स्टेट गवर्नमेंट के वो रहेगा। ठीक है, उसका जो सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सीबीईसी, जो इसका चेयरपर्सन होता है वो भी इसका परमानेंट मेंबर होता है, परमानेंट इनवाइटी होता है, वो डिसीजन ले सकता है। ठीक है, ओके, ये कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि सीबीईसी को भी इसका मेंबर बनाना चाहिए, तब ये कैबिनेट के डिसीजन के बाद में उसको कंपोजिशन में डाला गया। ठीक है, तो इसकी मीटिंग में क्या होता है, कोरम, कोरम हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट, मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए कोई भी बिजनेस को ट्रांजेक्ट करने के लिए, कोई भी काम होने के लिए। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अगर हो रही है तो मीटिंग में डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब मिनिमम हाफ ऑफ मेंबर्स हो, हाफ मेंबर्स, आधे मेंबर्स वहां पे, टोटल जितने भी मेंबर है, स्ट्रेंथ है उसकी, उसके आधे मेंबर होंगे, तभी वहां पे कोई भी एक्शन, कोई भी बात होगी, तो उसके लिए कोरम बोलते हैं उसको। ठीक है, और जो डिसीजन लिए जाएंगे, डिसीजन तभी होगा जब 3/4 ऑफ मेजोरिटी जो होगी, वोट होंगे वो फेवर में होंगे, तभी वो डिसीजन एक्सेप्टेबल होगा। ये चीज याद रखना, 3/4, यहाँ पे 3/4 की बात की गई है। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की थी, या तो मेजोरिटी की बात की थी या 2/3 की बात की थी। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो भी डिसीजन होगा वो 3/4 ऑफ वोट्स जो है उनके फेवर में होने चाहिए डिसीजन के, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, इस पे क्या है, सेंटर है, स्टेट है, तो सेंटर और स्टेट का जो वोटिंग है, वोटिंग राइट्स में उसको वेटेज दिया गया है। ठीक है, सेंटर का एक वोट 1/3 वोटेज के टोटल जो वेटेज रहेगा, टोटल जो वोट रहेंगे उसके 1/3 के इक्वलेंट रहेगा। जो स्टेट्स के टोटल वोट रहेंगे वो 2/3 के इक्वलेंट रहेंगे। ठीक है, अब इसको इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, स्टेट के जैसे एक स्टेट है हमारा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पास वोटिंग का पावर है, एक है। ठीक है, और जो स्टेट्स है हमारे, वो मान लो आपके 27 स्टेट है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 27 स्टेट हो गए और आपके एक वो हो गए, तो टोटल 28 वोट होंगे। बट ऐसा नहीं कि 28 वोट अगर देखा जाए तो आपका 1 वोट 1 वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ये चीज याद रखना, 1 वेट 1 वैल्यू नहीं है। जो सेंट्रल का गवर्नमेंट का वोट होगा उसका 1/3 वेटेज रहेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट के टोटल वोट होंगे उनका 2/3 वेटेज रहेगा। ठीक है, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी चीज के लिए किसी कोई भी डिसीजन लिया, उसके लिए उन्होंने बोला हाँ है, हमारी तरफ से हाँ है, तो उसको 1/3 काउंट किया जाएगा। फिर जितने भी स्टेट है, जैसे 27 स्टेट है तो उसको 2/3 में डिवाइड करो, तो एक स्टेट का जो वोटिंग राइट रहेगा 1/18 रहेगा। ठीक है, तो 1/18 जब एक स्टेट हाँ बोलेगा तो उसका 1/18 काउंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से काउंट करके उनको टोटल ऐड किया जाएगा। अगर ऐड करने के बाद में मतलब 1/3 इसका स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट के जो भी हाँ या ना बोलते हैं उसका वेटेज काउंट करने के बाद में, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया कि सेंट्रल का एक वोट 1/3 के इक्विवेलेंट रहेगा। स्टेट जैसे 27 स्टेट हैं या 28 स्टेट है, 29 स्टेट है, उनका जो एक वोट रहेगा वो 1/29, जितने भी स्टेट हैं उससे डिवाइड कर दो, उतना वोट का वैल्यू रहेगा। अगर वो हाँ बोलते हैं तो उसको 1/29 हाँ में काउंट किया जाएगा, अगर ना में बोलते हैं तो 1/29 ना में काउंट किया जाएगा। ठीक है, फिर सभी को ऐड किया जाता है, हाँ को ऐड किया जाएगा, ना को ऐड किया जाएगा। ठीक है, हाँ को ऐड करने के बाद उसको 2/3 कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका वेटेज क्या है 2/3, तो 2/3 को करने के बाद में उसको ऐड किया जाएगा प्लस 1/3 जो सेंट्रल का है, दोनों को ऐड करने के बाद में देखेंगे अगर वो 3/4 से ज्यादा हो रहा है तो वो डिसीजन लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। ठीक है,
समझ में आया है किस तरीके से डिसीजन लिया जाएगा इसमें जीएसटी काउंसिल के? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि इसमें 3/4 मेजोरिटी चाहिए होगी, ठीक है। बट यहाँ पे वोट अलग अलग है, वोट की वैल्यू अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट की वैल्यू 1/3 है, स्टेट गवर्नमेंट की, टोटल स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वोटिंग रहेगी सब मिला के 2/3 वेटेज दिया गया है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वोटिंग यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी काउंसिल। आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप इसमें इसके पढ़ सकते हैं इसमें डिटेल में। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इस जीएसटी काउंसिल का मेन फंक्शन मैं बता देता हूँ आपको कि जीएसटी में जो टैक्सेस, जैसे अपने यहाँ पे अभी 5 टैक्स स्लैब बनाई गई है, 0%, 5%, 10%, 15%, 5% एंड 12%, 18% एंड 28%, ऐसी स्लैब्स बनाई गई हैं। तो उस स्लैब्स को जो डिसीजन होता है कितना परसेंट होना चाहिए, कि कौन कौन सी गुड्स को कितने स्लैब में डालना है, ये सारे के सारे डिसीजन जीएसटी लेती है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल लेती है, ठीक है। कि कौन कौन से गुड्स पे 5% लगाना है, कौन कौन से पे 0% लगाना है, किस पे कितना ज्यादा लगाना है, किस पे कितना कम लगाना है करके, किसको कितना होना चाहिए, रेट कितना होना चाहिए, सारे के सारे जीएसटी काउंसिल होना चाहिए। अभी कुछ चीजों को जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह है ना, इसको जीएसटी के अंडर में नहीं रखा गया, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू लॉस होगा स्टेट गवर्नमेंट को, इसके लिए नहीं रखा गया। तो उसको लाना है नहीं लाना है करके ये भी जीएसटी काउंसिल का काम रहेगा, ये उसका काम रहेगा, ठीक है। तो दिस ऑल विल बी कम अंडर द फंक्शन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग बॉडीज है, एक ही नहीं, 3 अलग अलग बॉडीज है। नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज एंड नेशनल कमीशन फॉर बीसीज, ठीक है। तो ये आपके आर्टिकल 338 के अंडर में था। सबसे पहले क्या था, इसकी हिस्टोरिकल कुछ बातें हैं वो मैं बता देता हूँ। पहले क्या था कि आर्टिकल 338 ने बोला था कि एक स्पेशल ऑफिसर रहेगा जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रहेगा, स्पेशल ऑफिसर फॉर एससी एसटी के लिए रहेगा। आर्टिकल 338 के अंदर में ये प्रोविजन बनाया गया था, ठीक है। तो एक ऑफिसर अपॉइंट किया गया, बाद में ये इसी को अपग्रेड किया, 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू अपग्रेड कर दिया गया। इस ऑफिसर को बोला गया कमीशन रहेगा, कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी, एक ही बॉडी रहेगी, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी या 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किया गया था, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ओके, जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है, वे आई विल चेक इट आउट, ठीक है। ओके, तो जो नेशनल कमीशन जो इसको क्या हो गया, जो ऑफिसर था, ऑफिसर फॉर एससी एसटी, इसको कमीशन की संज्ञा देगी, कमीशन बना दिया गया था 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो बट यहाँ पे एक ही बॉडी थी, एससी एसटी दोनों के लिए एक ही कमीशन था, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। बट 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ, 89th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ, उस अमेंडमेंट के थ्रू इसको 2 अलग बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया, आर्टिकल 338 एंड 338 एंड 338 ए। 338 जो था वो बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर एससी, और 338 बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ठीक है। ये 2 बॉडीज बनाई गई 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ठीक है। तो जो आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी था वो आपके एंग्लो इंडियन और बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी देखता था, उसके लिए भी सारी चीजें चेक करता था, सब कुछ करता था, ठीक है। बट 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, इसके थ्रू आर्टिकल 338 भी इंट्रोड्यूस कराया गया, इसके थ्रू ये नई बॉडी बनाई, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। पहले ऑफिसर था, 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ऑफिसर को कमीशन बनाया गया, फिर 89th कमीशन के थ्रू 338 ए एससी एसटी को अलग अलग किया गया, फिर 338 बी के थ्रू 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ओबीसी को भी अलग करके नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस भी बना दिया गया, ठीक है। तो तीनों चीजें अलग अलग बना दी गई, ठीक है। ये थोड़ा हिस्टोरिकल था, आप इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे। 101 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो जीएसटी के लिए था, 102 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो नेशनल कमीशन फॉर बीसीज है, याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली ही इंप्लीमेंट हुए हैं, तो याद करना जरूरी है आपको, ठीक है। जितने भी कमीशन है उनके सेम कंपोजिशन है, उसमें एक चेयरमैन रहेगा, एक वाइस चेयरमैन रहेगा और 3 अलग मेंबर रहेंगे, और सभी के सभी प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होंगे। इसका एक मतलब बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील,
मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट ही साइन करके अपनी सील मोहर लगा के उनको अपॉइंट करेगा। मतलब प्रेसिडेंट के अलावा कोई दूसरा अपॉइंट नहीं कर सकता, कोई दूसरा उस पर सील नहीं लगा सकता। प्रेसिडेंट का खुद का ही हस्ताक्षर रहेगा, अपने हाथ से हस्ताक्षर करेगा, साइन करेगा, तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा, तभी ये लोग अपॉइंट होंगे। ठीक है, इनके सर्विस कंडीशन वगैरह है और टेन्योर जो है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। जो पार्लियामेंट ने बेसिकली 3 साल के लिए, इनको 3 साल के लिए या 65 ईयर्स, जो भी अर्लियर वो डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी बॉडीज है, जो एससी, जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी है तो शेड्यूल कास्ट के लिए प्रोविजन देखेगा, नेशनल कमीशन फॉर एसटी है तो एसटीज के लिए देखेगा, जो बीसी के बैकवर्ड क्लास के लिए देखेगा। तो उनका मेन क्या है, तो पहले तो देखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविजन है जो बनाए गए हैं, ऑलरेडी पार्लियामेंट ने बनाए या कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, उनको इन्वेस्टिगेट करना, चेक करना कि वो प्रॉपर है कि नहीं है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कुछ और इंक्लूड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कोई भी कंप्लेन करता है तो उसमें इंक्वायरी करता है कि एससी एसटी के खिलाफ में ऐसा कुछ हो रहा है करके, कोई गवर्नमेंट या कोई भी मैन पावर या कोई भी ग्रुप अगर उनके अगेंस्ट में कुछ एक्शन अननेसेसरी मतलब डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ले रहा है तो उनको इंक्वायर कर सकते हैं। जब ये इंक्वायरी करता है तो उसकी सिविल कोर्ट की पावर होती है। सिविल कोर्ट की पावर का मतलब है किसी को भी बुला के पूछताछ कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकता है किसी भी डिपार्टमेंट की कि आप ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, किसी को भी कोई भी एविडेंस को प्रोवाइड करने के लिए बोल सकता है गवर्नमेंट को कि आप ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करो। ठीक है, तो ये सारे सिविल कोर्ट्स की पावर्स होती हैं जो वो जो कमीशन होता है वो फॉलो करता है जब वो किसी कंप्लेंट को इंक्वायर करता है। ठीक है, इसके अलावा इसका काम होता है कि जो भी जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी है तो एससी से रिलेटेड कोई भी प्लानिंग हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करता है। एसटी जो है, जब एसटी की डेवलपमेंट के लिए कोई प्लानिंग हो रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करना, उसमें एडवाइस करना, उनको रिकमेंड करना कि किस तरीके से इसको और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि ये अपनी एक एनुअली रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट फिर वो रिपोर्ट एनुअली भी दे सकता है या फिर जब भी प्रेसिडेंट उसको बोलता है कि अभी आपको देना है तब दे सकते हैं। और वो रिपोर्ट जो होती है पार्लियामेंट की दी जाती है, उसमें उसकी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं वो सारे के सारे बताते हैं वो लोग, और उसके बारे में बताते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्सेप्ट किया है करके, उसको क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स है करके वो, और किस किस को एक्सेप्ट नहीं किया उसके पीछे क्या रीजन है वो भी बताते हैं। ठीक है, और इसके अलावा रिकमेंडेशन वो प्रोवाइड कराता है कि एससी एसटी या बीसी के लिए डेवलपमेंट के लिए और क्या क्या फर्दर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी काम जो प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करता है वो लोग वो करते हैं। ठीक है, याद रखना सभी के लिए अलग अलग कमीशन है, एससी एसटी बीसी के लिए, बट याद रखना एससी जो है नेशनल कमीशन फॉर एससी है वो एंग्लो इंडियन के लिए भी सेम सारे काम करता है। एंग्लो इंडियन के लिए पहले वो ओबीसी के लिए भी करता था, बट बाद में इसको चेंज करके उन्होंने सिर्फ एससी एंग्लो इंडियन के लिए ही रखा है। एससी और एंग्लो इंडियन के लिए भी काम करता है। ठीक है, जो नेशनल कमीशन फॉर एससी, ठीक है, ये नेशनल कमीशन फॉर एससी के लिए है। यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर एससी है, वही डिस्चार्ज करता है सिमिलर फंक्शन जो ऊपर फंक्शन मैंने बताए हैं, सिमिलर फंक्शन फॉर एंग्लो इंडियन। ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो ब्रिटिशर्स और इंडियन के बीच में के बाद में उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दीज आर द मेन फंक्शन, दीज आर द रिपोर्ट एंड पावर्स। आई ऑलरेडी टोल्ड देम कि व्हाट आर द पावर्स, और इनकी बेसिकली रिकमेंडेशन होती हैं, कोई एडवाइजरी की रिकमेंडेशन होती है, कोई कंपलसरी नहीं होती कि गवर्नमेंट को फॉलो करनी होती। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर 47, 48, 49 के अंडर में दिए हुए हैं। आप इनको चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, अपने इवन पढ़ना ही है आपको। मैं तो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, इसको जरूर स्ट्रेंथन करना है, लक्ष्मीकांत जरूर डिटेल में पढ़ना है ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देन कम्स स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि लैंग्वेज के बेसिस पे भी माइनॉरिटीज होती हैं। माइनॉरिटीज क्या होती है, स्टेट लेवल पे होती है, जो हमने अपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे ना, कल्चरल एंड लैंग्वेज लिंग्विस्टिक राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में आर्टिकल 29-30 में भी बोला गया है कि अगर अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना है तो उनको माइनॉरिटीज को टोटल प्रमोशन के लिए राइट्स दिए हुए हैं। तो उसी के इसमें यह है कि इसके लिए लिंग्विस्टिक स्पेशल ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाता है जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के सारे चीजें देखता है, सब कुछ इन्वेस्टिगेट करता है। ये पहले अपने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंडर में नहीं था, जो सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया उसके अंडर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया।
क्या हुआ था जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हुआ था 1956 में, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट हुआ था, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि एक ऑफिसर भी होना चाहिए जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो हैं उनके उनके फेवर के लिए, उनके फेयरनेस के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए काम करे। ठीक है, तो ये उसके बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 350 बी के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद में ये अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सेम चीज इसमें रहता है, एक ही मेंबर रहता है, स्पेशल ऑफिसर एक ही रहता है करके। ठीक है, तो ये बेसिकली सारे के सारे जो भी माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए जो सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे लीगल तरीके से हो, उनके सारे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करता है। इवन कंप्लेन भी लेता है अगर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को कंप्लेन होती है कि उनको हरास किया जा सकता, करार किया जा रहा है, या अननेसेसरी या डिस्क्रिमिनेटरी कोई भी लॉ या ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बनाया गया है, तो कंप्लेन भी लेता है वो, ये चेक करता है कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, या गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है कि इस तरीके से करो या इस तरीके से नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आता है, ये चीज याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आता है ये चीज। और वो अपनी जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर है उसके थ्रू ही प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट फिर उसको पार्लियामेंट में पेश करता है। ठीक है, दीज आर बेसिक चीजें जो स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की थी। इसके अलावा इसके बारे में डिटेल में आप उसमें समझ सकते हैं। ठीक है, सीएजी वगैरह के बारे में आप कल पढ़ेंगे, और आई थिंक टुडे हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया। यूपीएससी, स्टेट सर्विस, स्टेट यूपीएससी, और आपके स्टेट पीसीएस का भी पढ़ा, और हमने आपका फाइनेंस कमीशन भी किया। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड नेशनल कमीशन फॉर बीसी एंड स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ये सारे मैंने टॉपिक कवर कर लिए हैं आपको। ये सारे के सारे आप लक्ष्मीकांत से पढ़िए, इसको रिवाइज कीजिए, और कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिए। और सुखजीत सर ने एक फीडबैक फॉर्म दिया है, वो फीडबैक फॉर्म सब लोग कंप्लीट कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि इस चीज़ को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है फर्दर इस प्रोग्राम को, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके इस चीज़ के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।